नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बीसीसी कोर्स के लिए यहाँ पर आज हम एक लास्ट और नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वो आपके पुराने कोर्स के बारे में था। मीन्स कि आपके नए कोर्स में वो भी इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर आजकल आप जब पढ़ रहे हो कंप्यूटर साइंस तो आपको कुछ और भी पॉइंट्स आना ज़रूरी है, कुछ बेसिक्स बातें पता होना ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक नया चैप्टर, एक नई यूनिट, कुछ टॉपिक्स के कलेक्शन की जुड़ गई है। तो यहाँ पर हम आज उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे, हम सीखेंगे, जिसमें से कुछ पॉइंट्स जैसे कि ओटीपी हो गया, यूपीआई हो गया और आपका एपीएस हो गया। इस तरह से करके और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो एक एक करके हम सबको आज कवर करने वाले हैं। आपकी इस 8th यूनिट का नाम है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपकी इस नई यूनिट को कंटिन्यू करते हैं। और इसी के साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका जो बीसीसी कोर्स है वो अब कंप्लीट हो चुका है। आपकी ये यूनिट लास्ट यूनिट है और ये अभी आपके लिए ऐड हुई है। अब से जो कोई भी बीसीसी कोर्स करेगा उसको ये यूनिट भी पढ़नी होगी, मीन्स उसके कोर्स में ये चैप्टर भी ऐड हो चुका है। सिंपल सी बात है, अभी तक आप लोग जो कुछ भी पढ़ते थे उसमें ये सब पॉइंट्स थे, लेकिन बहुत ही कम पॉइंट्स और बहुत ही ज़्यादा कम शब्दों में थे। पर अब इनकी ज़रूरत को देखते हुए, इनका इस्तेमाल देखते हुए इन्हें अलग से सीखने की ज़रूरत समझी गई। इसीलिए इसके लिए एक पूरा चैप्टर तैयार कर दिया गया और इसी चैप्टर को हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आप आगे आने वाली और सभी वीडियोस को भी देख सकें। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कब कौन सी वीडियो अपलोड हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आप वीडियो को तब लाइक कीजिए जब आप वीडियो एंड तक देख लें और आप सेटिस्फाइड हों नॉलेज से, और आप कुछ भी सीख करके जाते हैं इस चैनल से, तो प्लीज़ अपना प्यार, अपना साथ हमें लाइक और कमेंट से ज़रूर बताते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपका है वो है ओटीपी। जी, आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुन तो ज़रूर ही रखा होगा। आप जानते हैं कि ओटीपी क्या होता है? अगर नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। ओटीपी ही नहीं बल्कि इसके साथ में आप और भी कई सारे टॉपिक्स सीख जाएंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि आज के वक्त में हम लोग सारे काम लगभग ऑनलाइन घर से ही बैठ कर के कर लेते हैं। जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गया या फिर शॉपिंग हो गई। ऐसे में इस डिजिटल दुनिया में हमारी सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ये जो भी ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं ये सिक्योर हो। एक सिक्योर इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है हमें। तो इसी तरह की सिक्योरिटी के लिए हमें वन टाइम पासवर्ड मीन्स कि एक बार इस्तेमाल करने लायक पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसे कि हम सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम पेमेंट करने के, ट्रांजैक्शंस करने के बिल्कुल लास्ट स्टेप पर होते हैं। ओके, जब हम नेट बैंकिंग की मदद से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए या फिर कुछ सामान खरीदने के लिए, तब सभी डिटेल्स फिल करने के बाद में लास्ट में एक कोड आता है जिसे हम ओटीपी कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर मीन्स कि आपके मोबाइल पर वो कोड कुछ ऐसे आपको एक एसएमएस से मिलेगा, जहाँ पर लिखा हुआ होता है एक 4 से 6 डिजिट में कोई नंबर कि दैट इज़ योर वन टाइम पासवर्ड ओटीपी फॉर फोन वेरिफिकेशन। तो ये होता है वेरीफाई करने के लिए कि ये ट्रांजैक्शन आप स्वयं ही कर रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन कोई और कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ओटीपी उसके पास नहीं होगा और इस तरह से उसका ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो ओटीपी जो होता है इसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी सुन भी रखा होगा। यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे करके डिटेल्स की बात करते हैं। ये मोस्टली 4 या 6 डिजिट का एक कोड होता है। ये जो आपका कोड होता है इसे हम ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो होते हैं करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ सामान खरीदते हैं, कोई भी शॉपिंग करते हैं या फिर एटीएम कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करते वक्त अपने बैंकिंग डिटेल्स के बाद में लास्ट में एक सिक्योरिटी कोड आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस के रूप में आता है।
मीन्स कि जो भी नंबर आपके अकाउंट से लिंक होगा उसी नंबर पर आपका OTP आएगा। सामने वाला आपका ATM कार्ड चुरा सकता है, आपके अकाउंट से चुरा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपका सिम या फिर आपका फ़ोन आपके हाथ में ही हो, तो इस तरह से वो OTP नहीं पा सकता है। और जब तक उसके पास OTP नहीं है तब तक आपका अकाउंट सिक्योर है। और उस SMS में जो कोड होता है, उस कोड को जब हम फिल करते हैं, मीन्स कि जब उस कोड को हम देते हैं जहाँ कहीं भी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर देने के बाद में आपका जो पेमेंट है, जो ट्रांजेक्शन्स है, वो सक्सेसफुली सेंड हो जाता है या फिर सक्सेसफुली पे हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी बात ये भी करेंगे कि OTP का इस्तेमाल करते क्यों हैं। तो OTP, इसके नाम से आप जान रहे, वन टाइम पासवर्ड। पासवर्ड मीन्स कि एक सिक्योरिटी कोड, जैसे कि आप नॉर्मली अपने फ़ोन का लॉक भी लगाते हैं, सो उसे भी आप पासवर्ड ही कहते हैं। लेकिन वन टाइम का क्या मतलब है? वन टाइम मतलब एक बार इस्तेमाल होने वाला पासवर्ड। तो एक बार इस्तेमाल होने का मतलब ये हो गया सीधा सा कि जब भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हर जगह लगभग हज़ारों ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, हज़ारों के एक्चुअली करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, लेकिन सबके पास अपना एक स्पेशल OTP होता है। कभी भी कोई OTP सेम नहीं हो सकता और ना ही कोई OTP दोबारा किसी यूज़र्स के काम आ सकता है। ओके, तो जो नॉर्मल पासवर्ड्स होते हैं, यानी कि जो पासवर्ड यूज़र अपना अकाउंट बनाते वक्त बनाता है, वो बिल्कुल अलग होता है, वो सेफ होता है। जैसे कि हम किसी भी वेबसाइट में अपना अकाउंट बनाते हैं तो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो वो पासवर्ड तो हो गया हमारी सिक्योरिटी के लिए कि बिना हमारी इजाज़त के कोई हमारा अकाउंट जो है इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन यहीं पर जैसे कि हमारे जो पासवर्ड्स होते हैं, हम क्या करते हैं नॉर्मली कि उनको बनाते वक्त में हमारे माइंड में कुछ चीज़ें सेट होती हैं कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ रखेंगे, या फिर अपनी गाड़ी का नंबर हो गया, या फिर किसी फ्रेंड के नंबर का, या फिर कोई भी नंबर हो, मोबाइल नंबर है उसका स्टार्टिंग की डिजिट या लास्ट की डिजिट, ऐसी डिजिट्स रखते हैं। तो ये बहुत ही आम बात हो चुकी है अब। और इन सभी जो पासवर्ड्स हैं, इनकी सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती। हैकर्स के लिए ये सभी चीज़ें क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। वो बहुत ही इजीली तरीके से, बहुत ही आसानी से आपकी डिटेल्स को कलेक्ट करके उन्हीं से आपका पासवर्ड चुरा सकते हैं। तो आपको इस तरह से पता भी नहीं चलेगा। बस यहीं पर आपका सिक्योरिटी लेवल बढ़ाने के लिए एक और लेयर तैयार की गई, जिसे OTP कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी जान पहचान का है, उसने आपका यूज़र नेम पासवर्ड दोनों जानकारी हासिल कर ली, उसको पता चल गया कि आपका यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है, तो क्या कर सकता है, आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर वो कोई E-कॉमर्स वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके पेमेंट या ट्रांजैक्शन करने के जस्ट पहले एक OTP आएगा। वो OTP सिर्फ उसी नंबर पर आएगा, जैसा मैंने बताया कि जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक होगा, तो वो नंबर आपके पास ऑब्वियसली सिक्योर होगा ही होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कहीं पर कोई और आपका अकाउंट इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और अब बात करते हैं OTP के कुछ फ़ायदे की, मीन्स कि इसके प्रॉफिट्स क्या क्या हैं, क्या बेनिफिट्स मिलता है आपका इससे। तो इसके बेनिफिट्स सिंपल से यही है कि आपके जो भी अकाउंट्स हैं, जैसे गूगल अकाउंट हो गया, नेट बैंकिंग अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, ये सभी चीज़ें एक्स्ट्रा सिक्योर रहते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ ये वन टाइम यूजिंग है, तो इन्हें कोई भी दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता है, खुद आप भी इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये जो कोड जनरेट होते हैं, ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, और ये सिर्फ कुछ ही समय के लिए वैलिड होते हैं। मीन्स कि ये टाइम लिमिट्स होता है, 10 सेकेंड से लेकर के 30 सेकेंड्स तक का टाइम लिमिट होता है कि आप इन्हीं सेकेंड्स के अंदर में आप इस OTP को एंटर करा सकते हैं। अच्छा, ये टाइम ड्यूरेशन जो है ये कम क्यों रखा गया है? ये सिर्फ इसलिए कि ऐसा ना हो पर्सन ने लॉगिन कर रखा है और वो किसी न किसी तरीके से आपके फ़ोन से OTP पासवर्ड चुरा करके वो भी फिल कर दे, तो इस तरह से अनसिक्योर हो जाता है। तो सिक्योरिटी लेवल इसीलिए बढ़ाया गया है, यहाँ पर ड्यूरेशन कम कर दिया गया है। इसका कारण यही है कि वो 30 सेकेंड में आपके फ़ोन से आपका पासवर्ड नहीं निकाल सकता, और अगर आपका फ़ोन आपके हाथ में है तो आप OTP तुरंत निकाल सकते हैं। ओके, तो ये कुछ जानकारी थी आपकी OTP के बारे में। और थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि OTP जो है ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो मेन चीज़ जो आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे होते हैं, मैंने बताया, नेट बैंकिंग है, गूगल्स के जो यूज़र्स होते हैं, ये सभी OTP एक बार के लिए डिमांड करते हैं, मीन्स कि एक बार आपको OTP देकर के वेरीफाइड करना पड़ता है सभी गूगल अकाउंट्स को। इसके अलावा जो लोग अपनी डिवाइस को
अपने कोई भी उनकी डिवाइसेस, पीसी है, फ़ोन है, कुछ भी है, वहाँ पर अगर कोई अकाउंट ऐसा बना रखा है जहाँ पर कि उनकी डिवाइस उनके अकाउंट से ही ओपन होने वाली है, तो वहाँ पर भी ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट ओटीपी वो लॉगिन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, और ओटीपी नहीं मिलता है तो आपका डिवाइस भी लॉगिन नहीं होगा। मीन्स कि आपका जो भी सिस्टम है, मोबाइल फ़ोन है या सिस्टम है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी है, वो चीज़ें आपकी एक्टिवेट नहीं हो सकेंगी। तो इस तरह से आप ओटीपी का इस्तेमाल कई जगह कर सकते हैं। कुछ मैं वेबसाइट्स का नाम भी ले लेती हूँ जिससे कि आपके समझने में आसानी हो, जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया। यहाँ कहीं जब आप बुकिंग करते हैं, जब आप कोई भी चीज़ शॉपिंग करते हैं, तो आपके पास एक ओटीपी का मैसेज आता है। जब आप उसे एंटर करते हैं तभी जाकर के कन्फर्मेशन होता है कि हाँ, आप ये चीज़ खरीदना चाह रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल वॉलेट्स हो गए, ऑनलाइन प्राइवेट कंपनीज बहुत सारी हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, फ्रीचार्ज हो गया, मोबीविक हो गया, ऑक्सीजन वॉलेट हो गया। और इसके अलावा कस्टमर्स के अकाउंट को सेफ रखने के लिए जो ये सभी आपके अकाउंट्स, ये सभी जो ऐप्स हैं, इन इस ओटीपी फीचर को इस्तेमाल करते हैं। इसको सभी ने एक्सेप्ट किया है। ओके, तो अब से आपको ये ध्यान रखना है कि अपना ओटीपी कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करना है, कतई, तब तक जब तक आपको ये भरोसा ना हो कि ये काम आप स्वयं अपने काम के लिए करवा रहे हैं। जैसे कि आपको नहीं आता है, आप अपना ट्रांजैक्शन किसी की हेल्प से करवा रहे हैं, तब पॉसिबिलिटी है कि आपको अपना ओटीपी किसी से शेयर करना पड़े। लेकिन अगर आप अपने सभी ट्रांजैक्शंस खुद कर सकते हैं, आपको पता है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपना ओटीपी कभी भी किसी को भी बताएं। ऐसे ही बहुत सारी धोखाधड़ी भी सामने आया करती हैं कि जल्दी से पेमेंट कीजिए, आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आया है, मुझे बताइए, ऐसा करके बहुत सारे केसेस सुनने को मिलते हैं। तो इन सभी केसेस से आपको बचना है। कुछ भी हो जाए, आपके एटीएम का पासवर्ड और आपकी ओटीपी का, ये दोनों चीज़ का कोड आपको कभी भी किसी को कतई नहीं बताना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम बात करेंगे क्यूआर कोड की। अच्छा, शुरुआत करते हैं थोड़ा सा आपको याद दिलाने की, आपने इसे कहाँ कहाँ देखा होगा। आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, तो सॉरी, ऑनलाइन नहीं, आप कभी किसी मॉल में गए होंगे, तो वहाँ पर, तो अब हम बात करेंगे क्यूआर कोड के बारे में। चलिए थोड़ा सा मैं आपको ले चलती हूँ क्यूआर कोड के नज़दीक कि आपने इसे कहाँ देखा होगा। आपने जब भी कहीं मॉल पर या किसी शॉप पर शॉपिंग की होगी, तो देखा होगा हर एक प्रोडक्ट के पास आपको एक कोड जैसा कुछ कह सकते हैं कि ब्लॉक ब्लॉक करके ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में आपको कुछ ऐसा पैटर्न मिला होगा स्क्वायर फॉर्म में, जिसे कि देखकर आपकी समझ में नहीं आया, लेकिन सामने वाले ने उसी को रीड करके आपको बता दिया कि आपके कितने पैसे हुए। ओके, तो इसी तरह से आपने मोस्टली इसे देखा होगा हर एक प्रोडक्ट पर ये मिल जाता है आपको। कभी कभी ये आपको कुछ लाइंस में मिल जाता है, ओके, ये आपको वर्टिकल लाइंस में मिल जाता है, या ज़्यादातर ये आपको स्क्वायर फॉर्म में मिल जाता है। तो आपका जो ये क्यूआर कोड होता है, ये क्यों होता है? सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जानेंगे कि आपका ये क्यूआर कोड स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो बेसिक में सबसे पहले हम जानते हैं इसका फुल नाम क्या होता है, मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। तो इसे कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड। ओके, क्यूआर कोड स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कब से स्टार्ट हुआ या किसने इसे बनाया, कैसे, किसके माइंड से ये बात आई। तो इसका जो आविष्कार है, इसको जिसने जनरेट किया, वो जापान की कंपनी टेंसो वेब, उसके द्वारा हुआ था। वहाँ पर इसको व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसको बार कोड के थ्रू जो है क्या किया जाता था कि जितने भी आपके व्हीकल्स होते थे, उनकी टाइमिंग की ट्रैकिंग की जाती थी कि उनका जो समय है वो क्या है, उसकी ट्रैकिंग की जाती थी। लेकिन इसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बढ़ता चला गया, वहीं वहीं से इसकी शुरुआत हुई, और बढ़ते बढ़ते ये आजकल बिजनेस और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। इसका 2D बारकोड जो है वो टाइप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये एक यूपीसी बारकोड से तेज रीडेबल है। ओके, मीन्स कि आपके जो दूसरे बारकोड्स होते हैं उससे ज़्यादा तेज रीडेबल है, उससे ज़्यादा तेज इसको पढ़ा जा सकता है। आप नहीं पढ़ सकते इसे, मशीन पढ़ सकती। कौन सी मशीन पढ़ सकती है इसको? वो मशीन जो इसके लिए स्पेशल बनाई गई है, जिसे कहते हैं बारकोड रीडर।
तो बारकोड रीडर इसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पढ़ सकता है। और दूसरी चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ें यानी डिटेल्स अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जैसे कि प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे बिस्किट हो गया, बिस्किट के ऊपर अगर आपको ये कोड मिलता है तो इसमें क्या क्या नॉलेज नहीं कह सकते, इसमें क्या क्या जानकारी हो सकती है। तो इसमें जानकारियाँ हो सकती हैं, ये कब बना, इसमें क्या क्या मतलब जो टाइमिंग है, प्राइस है, एक्सेट्रा, सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। वो चीज़ें आप नहीं देख सकते हो, सामने वाले ने रीड किया बारकोड रीडर से और उसके बाद में आपको प्राइस बता दिया, इसकी वैल्यू, इसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी, एवरीथिंग इसमें इंक्लूडेड होती है। इसके बावजूद कि वो पैकेट में भी ऑलरेडी लिखी हुई होती है, लेकिन वहाँ से उस मशीन को कोई मतलब नहीं, वो इस कोड में जो कुछ भी मिलेगा यही से मतलब रखता है। ओके, तो ये बारकोड जो है ज़्यादा तेज रीड हो सकता है, मीन्स कि बहुत ही जल्दी से कैच हो सकता है मशीन के थ्रू। तो इसीलिए इस दुनिया भर में धीरे धीरे करके अब ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा प्रिय भी, इस्तेमाल होने वाला भी और प्रिय भी कोड हो चुका है। इस रीडर में एक लोकेटर होता है, इस बारकोड रीडर में किसी लोकेटर, दैट इज कह सकते हैं कि आइडेंटिफायर और ट्रैकर टाइप का एक डेटा छिपा रहता है, जो कि किसी वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पर खुलता है। तो ये करता क्या है, क्यूआर कोड में जानकारी को इनकोड करने के लिए, मीन्स कि उसमें रखने के लिए, कूट करने के लिए, हिंदी में कह सकते हैं इसे कूट करना कहते हैं, करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कुछ इसके एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। और इन एलिमेंट्स के जैसे कि नंबर्स हो गए, 1 2 3 हो गया, या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गए, जैसे कि ABC, हैश हो गया, डॉलर हो गया, एक्सेट्रा, ऐसे करके अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गए, बाइट्स या फिर बाइनरी नंबर्स हो गए। ओके, तो इस तरह करके यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज में कुछ डेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ट्रैकिंग से जुड़ा डेटा यहाँ पर सेव होता है। तो उसी इंफॉर्मेशन को वो मशीन रीड करती है और उसके बारे में डिटेल्स बताती है। इसकी बनावट तो आप ऑब्वियसली देख पा रहे हैं किस तरह का ये दिखने में होता है। ये कैसे होता है, ये एक सिंपल सा स्क्वायर बॉक्स के जैसा होता है। इसके अंदर सफ़ेद बैकग्राउंड के ऊपर कुछ ब्लैक बॉक्स बने होते हैं, जो कि बहुत ही अलग अलग टाइप के शेप्स के होते हैं। और इसे कैप्चर करने के लिए एक डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। कह सकते हैं कि जैसे कि फ़ोन के थ्रू आप कैप्चर करते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो आपको क्या करता है, कोई किसी दुकान पर आपने पेमेंट करना है, गूगल पे का पेमेंट करना है आपने, तो आप क्या करते हो, उसका क्यूआर कोड ही तो स्कैन करते हो। तो फ़ोन के कैमरे में उसका कोड स्कैन कर दो, कितना आसान है। इस कोड स्कैन किया, फट से आपके अकाउंट से बैलेंस कट गया, आपने पेमेंट कर दिया, सब कुछ इतना इजीली हो गया। आपके पास, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हज़ारों रुपए, आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हो, आप हज़ारों रुपए, लाखों रुपए अपने पास रख के ले जाओ। सबसे पहली चीज़ सिक्योरिटी सिस्टम, आपको डर रहेगा पैसे चोरी ना हो जाएं, पैसे खो ना जाएं, इस तरह की चीज़ों का डर, आप इनसे बच जाते हो। आपने सारे पैसे अपने अकाउंट में रखे हैं, ज़रूरत पड़ने पर आपने क्या किया कि ऑनलाइन पेमेंट किया, आपके अकाउंट में आप 10 lakhs मीन्स 10 लाख रुपए आप लेकर के निकले, कहीं ट्रिप पर आप जा रहे हैं, 10 लाख रुपए लेकर के निकले कि नहीं मुझे यहाँ यहाँ घूमना है, तो अपने खाने का, अपने कहीं रहने के लिए अरेंज करना होगा आपको, मीन्स कि होटल बुक करना होगा। और आपको जगह जगह पर हो सकता है आपको कहीं कहीं पर कन्विंस भी करना पड़े। तो इस तरह की सभी चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करेंगे। सिक्योर है, एक छोटा सा फ़ोन आपको संभालना है। ओके, आपको अपना फ़ोन संभालना है, आपके फ़ोन में आपका सारा बैलेंस सिक्योर है, क्यूआर कोड जगह जगह आपको मिल जाएगा, गूगल पे, फ़ोन पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, पेटीएम हो गया, इन सभी चीज़ों के थ्रू आप अपना सारा पेमेंट करते हुए आसानी से बिना किसी टेंशन के सारी ट्रिप गुजार आते हैं। ओके, तो आपका क्यूआर कोड, इसके लिए आपके जानने लायक जो कुछ भी मेन पॉइंट्स थे वो यही थे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपका जो क्यूआर कोड होता है, ये एक तो स्क्वायर फॉर्म में होता है, वाइट बैकग्राउंड में, इसके अंदर डिफरेंट शेप के स्क्वायर बने हुए होते हैं और इन स्क्वायर्स में बहुत सारा डेटा छुपा हुआ होता है। डेटा वो किस टाइप का होता है, वो कुछ ऐसा होता है कि कह सकते हैं यहाँ पर इसमें लोकेशन यानी कि लोकेटर, यूआरएल्स, किसी वेबसाइट का यूआरएल होगा, और इसमें आइडेंटिफायर होगा, किसी भी तरह की एक आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें डेटा इस्तेमाल हुआ होगा, और ट्रैकर होगा। ऐसे करके डेटा इसमें जो है इंक्लूड होते हैं, छिपे हुए होते हैं, और ये डेटा किसी एक वेबसाइट पर जा करके खुलते हैं। जब आप स्कैन करते हो, स्कैन करते वक्त वो सभी डेटा को रीड करता है, आपको किसी वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट वहाँ से लिंक करा के आपका सारा पेमेंट कर देता है।
एक बार के लिए मैं यहाँ पर रीड कर देती हूँ, बाकी मैं आपको याद दिला दूँ कि आप जो भी नोट्स चाहते हो बीसीसी कोर्स से रिलेटेड सभी चैप्टर्स के सारे नोट्स आपको ऑन टारगेट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से जा करके आप उनकी पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए यहाँ पर एक बार रीड कर देते हैं। QR कोड स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड. It is the trademark or a type of 2D barcode that contains a matrix of dots. It was first designed or invented in Japan in 1994 by a Japanese automotive company Denso Wave to track vehicles during manufacturing. Later, it became popular outside the automotive industry owing to its fast readability and higher storage capacity as compared to standard UPC barcodes. After scanning the imaging device converts the dots within the code into number or a string of characters. For example, scanning a QR code using your mobile may open a URL in your phone's web browser. All QR codes are in the form of a square shape, which defines the orientation of the code and thus make each code unique in itself. No two QR codes can have similar pattern. सबसे मेन पॉइंट याद रखिएगा कि QR कोड बिल्कुल वैसे ही डिफरेंट होता है जैसे कि आपका OTP। कभी भी OTP दो नहीं हो सकते, मीन्स कि दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं हो सकते, और QR कोड कभी भी एक जैसे दो नहीं हो सकते। हर एक में कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज होगा ही होगा, वो आपको नहीं दिखेगा, मशीन उसे रीड कर लेता है। ओके, चलिए अभी आपने QR कोड के बारे में जान लिया है, अब हम बात करते हैं UPI के बारे में। UPI पेमेंट। ओके, तो UPI पेमेंट नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा कि आप तो इसे जानते हैं, आप तो इसे बहुत इस्तेमाल कर चुके हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोग सोचते होंगे कि हाँ सुना तो है लेकिन ये कैसे होता है। आप यहाँ नीचे कुछ इमेज देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये फ़ोनपे की है, ये पेटीएम की है, ये गूगल पे की है, ये मोबीक्विक की है। ऐसे करके आपको जो इमेज दिख रही हैं इन सभी से आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं मिल चुके होंगे। ठीक है, तो जो UPI होता है ये वही चीज़ है जो आप गूगल पेमेंट से पेमेंट करते हो, फ़ोनपे से पेमेंट करते हो। इन शॉर्ट में समझिए कि आप ऑनलाइन जो भी पेमेंट देते हो अपने फ़ोन से किसी भी पर्सन को, अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो उसके साथ में अपने कह सकते हो QR कोड को स्कैन करके या किसी भी तरीके से, तो ये वही UPI है। मैं उसी के बारे में आज यहाँ पर बात करने वाली हूँ। एक्चुअली इसकी ज़रूरत कहाँ से आई? पहले हम लोग क्या करते थे, कैश देते थे, ज़रूरत पड़ी 10 रुपये का सामान है 10 रुपये सामने वाले को दे दिया, 100 रुपये का सामान है 100 रुपये दे दिया, 10,000 का सामान है तो 10,000 दे दिया। थोड़ा सा दूर की बात है तो हम लोग क्या करते थे भाई, मनी ट्रांसफ़र का इस्तेमाल किया करते थे। अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि अब नहीं करते हैं, तो मनी ट्रांसफ़र का इस्तेमाल किया करते थे। इसी चीज़ों को देखते हुए और यहाँ पर थोड़ा सा सिक्योरिटी की दिक्कतें बढ़ी, तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए सिक्योरिटी की दिक्कत हो गई और कह सकते हैं थोड़ी सी समस्याएं देखते हुए हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया। और उसने बढ़ावा दिया तो उसमें इजाफा किसने किया? हम और आप लोगों ने। कैशलेस इकोनॉमी का मतलब है कि हाथों से लेन देन छोड़ करके ऑनलाइन पेमेंट करो। अब आप देख सकते हैं जिसके हाथ में फ़ोन है उसको अगर 10 रुपये भी देने हैं तो वो कोशिश करता है अपने फ़ोन से दे दे। अगर उसके पास पड़े हैं कॉइन्स तो अलग बात है, नहीं तो लोग नॉर्मली क्या करते, कहीं भी जाते हैं, पहले हम लोग जाया करते थे तो क्या करते थे, कहीं भी कुछ भी खाया हाथ से पैसे निकाल के दिए, 100 रुपये 50 रुपये 10 रुपये जो भी हो हाथ से दिए। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, बात चाहे 10 की हो चाहे 10,000 की हो, पेमेंट उन्हें ऑनलाइन ही करना है। तो इस कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा किसने दिया? हम लोगों ने। ये इतना आसान तो नहीं था बढ़ना, लेकिन कोशिश करते करते ये धीरे धीरे बढ़ गई। और इंटरनेट का जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हम लोग जानते ही हैं। बहुत से देश हैं जो इतना आगे हो चुके हैं कि कैशलेस तो वहाँ चलता ही नहीं है, जितना भी कैशलेस ही वहाँ पर चलता है। तो क्या करते हैं कि हम UPI का इस्तेमाल, चलिए अब यहाँ पर आते हैं अपने टॉपिक पर। UPI का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप कहीं पे भी किसी भी वक्त अपने बैंक अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं, अपने दोस्त के अकाउंट में, अपने रिश्तेदार के अकाउंट में, किसी शॉपकीपर को, या फिर आप अपना खुद का पेमेंट कर सकते हैं, लाइक रिचार्ज हो गया, बिल पेमेंट हो गया, कहीं भी कोई भी। तो ये सभी आप UPI ऐप्स की मदद से कर सकते हैं। अच्छा, जो ये पेमेंट्स होते हैं इनकी मदद से आप कर क्या क्या सकते हैं, जैसे सामान खरीदना हो गया,
इसके अलावा बाज़ार से भी कोई ख़रीदारी हो गई, टैक्सी आप कहीं लेते हो, टैक्सी को अगर आप पे करना चाहते हो, मूवी टिकट्स हो गया, एयरलाइन टिकट्स हो गया, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज मीन्स कि आपका जो टीवी रिचार्ज हो गया, ये सभी चीज़ें आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो और आपका जो बैंक अकाउंट है उससे पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसकी जो शुरुआत थी ये एनपीसीआई की तरफ से हुई थी। एनपीसीआई जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये वही संस्था है जो कि फ़िलहाल मैनेज करती है इंडिया में सभी बैंक्स के एटीएम्स को और उनके बीच हो रहे इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स को। ओके, कौन सी संस्था? एनपीसीआई। हो सकता है आपके पास ये बेसिक क्वेश्चन भी आ जाए। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यही मैनेज करती है इंडिया के सभी बैंक्स के एटीएम्स को और इनके बीच हो रहे इंटर बैंक्स ट्रांजेक्शन्स को। जैसे कि आप मान सकते हैं एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड है तो आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में जाकर के पैसे निकालते हो। इन बैंक्स के बीच में हो रही सभी ट्रांजेक्शन्स का ध्यान एनपीसीआई रखता है। आप क्या करते हो, एटीएम कार्ड आपका किसी दूसरी बैंक का है और आप एटीएम मशीन कोई दूसरी बैंक की इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसे में आप तो जाकर के देने वाले हो नहीं उसे पैसे, तो इन सभी चीज़ के बीच का मैनेजमेंट जो है वो एनपीसीआई देखता है। और इसी तरह यूपीआई भी आपकी मदद करता है एक बैंक अकाउंट से सामने वाले के अलग बैंक अकाउंट के पैसे बैंक अकाउंट में पैसे भेजने में आपकी मदद करता है। इसका यूज़ कैसे किया जाए, तो इसके यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए और यूपीआई के कुछ ऐप्स हैं वो ऐप्स आपके फ़ोन में होने चाहिए। कोई ना कोई एक ऐप जो है वो आपके फ़ोन में होगा तभी आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, बहुत सारे वैसे तो एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं ले रही हूँ, जैसे कि कुछ बैंक्स हैं, आंध्रा बैंक्स हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। इस तरह के सभी बैंक्स अपना खुद का भी एप्लीकेशंस देती हैं, सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा जो कुछ और भी ऐप्स हैं जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक, भीम, ऐसे करके और भी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये सभी चीज़ें यूपीआई का इस्तेमाल करती हैं, यूपीआई को सपोर्ट करती हैं, उससे ये कनेक्टेड है। ओके, ये इसमें होता क्या है, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद में साइन इन करना है, फिर वहाँ पर अपने बैंक की डिटेल्स देकर, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, ऐसी कुछ डिटेल्स आपसे वो जो भी पूछेगा आप उसे फिल करते चले जाइए। उसके बाद में आपको एक वर्चुअल आईडी मिल जाती है, वहाँ पे आप अपनी आईडी जनरेट कर लीजिए। आईडी आपके आधार कार्ड का नंबर भी हो सकता है या फिर आपका फ़ोन नंबर भी हो सकता है। वो आईडी एक ईमेल आईडी की तरह एक एड्रेस हो सकता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए on@SBI। ओके, ये मेरी मान लीजिए कि ऑन टारगेट की आईडी है, तो क्या हो गया ये on@SBI। तो ये आपके लिए एक एड्रेस जनरेट हो गया, आपके लिए एक आईडी जनरेट हो गई यूपीआई ऐप की तरफ से। अब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बस यहीं से आपका अकाउंट क्रिएट हो गया और यहाँ से आप आसानी से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। ये ट्रांजैक्शंस आपको करने कैसे हैं, तो यूपीआई के बारे में बहुत सारी बातें हैं फ्रेंड्स। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पर आज इतना ही बताऊँगी। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे और आपका जो यूपीआई ट्रांजैक्शन, अगर आप फुली पूरा प्रोसेस देखना चाहते हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए। जल्दी ही आपको इसके बारे में एक फुली डिटेल्ड वीडियो मिलेगी, वहाँ पर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी चीज़ें देख पाओगे कि कैसे अपने फ़ोन से अपना फ़ोन रिचार्ज करें, कैसे किसी को अपने फ़ोन से बैलेंस भेजें या फिर कैसे किसी को ट्रांजैक्शन करें, कोई भी पेमेंट ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करें, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब हम देखेंगे AEPS क्या होता है। AEPS मीन्स कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, नाम से भी आपकी समझ में आ रहा होगा कि जो भी ऐसा पेमेंट सिस्टम जो कि आधार के थ्रू किया जा सकता है। ओके, मीन्स कि आप आधार से पेमेंट अपना जो भी है वो कर सकें, ऐसा एक सिस्टम। तो AEPS जो होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ले चलती हूँ कि कहाँ से कैसे थोड़ा सा ज़्यादा शुरुआत हुई इसकी या कितना यूज़ हुआ। तो इसके बारे में पहली चीज़ आप ये जान लीजिए कि बैंक खाता से अगर आपका आधार लिंक है तो ऑब्वियसली अब आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक है ही, तो इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आपको एक ऐसी सर्विस मिलती है कि आप इससे डाक से भी अपने पैसे निकाल सकते हैं। ओके, और लॉकडाउन शुरू होने के बाद गवर्नमेंट की जो आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम थी, ये सर्विस लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आ रही है। इस सर्विस की हेल्प से तकरीबन 38 लाख लोगों ने
इसका इस्तेमाल करके डाक की मदद से अपने घर तक 720 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं या फिर मुहैया कराए हैं। अभी आधार इनबिल्ड पेमेंट सिस्टम जो है ये करीब 2 लाख ट्रांजैक्शन रोज किए जा रहे हैं। ये आपको मैं करंट के बारे में बता रही हूँ, आपके लिए ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी भी है कि कौन सी सर्विस कितना इस्तेमाल हो रही है। तो आपकी जो ये AEPS सर्विस है इससे तकरीबन अगर हम रोज़ की बात करें तो 2 लाख ट्रांजेक्शन्स रोज़ किए जा रहे हैं। नॉर्मल टाइम में अगर मंथली देखा जाए तो AEPS ट्रांजेक्शन 129 करोड़ के आसपास रहता है। मतलब लॉकडाउन में ये जो सुविधा सरकार ने दी थी ये सुरक्षा के साथ साथ में ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हुई। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन इसका प्रॉफिट ले सकता है और इसके अलावा ये होता क्या है। कुछ बेसिक पॉइंट्स इसके देख लेते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। ऐसी किसी भी ऐप्स के बारे में या ऐसी किसी भी नॉलेज के बारे में आप डीपली जानना चाहते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑन रखना होगा, तभी आप जान सकेंगे। क्योंकि हर एक टॉपिक पर हम वीडियो कवर कर रहे हैं, हर एक टॉपिक के वीडियो बन रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको वो मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम दैट इज AEPS नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ओके के द्वारा विकसित एक सिस्टम के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है जो लोगों को आधार नंबर और उनके फिंगरप्रिंट्स या फिर उनकी आइरिस स्कैन की हेल्प से वेरिफिकेशन करके आपका जो आधार कार्ड होता है उसमें आपकी आइरिस यानी कि आपकी आंख को स्कैन करते हुए आपने देखा होगा, या फिर आपके फिंगरप्रिंट यानी कि आपके अंगूठे का निशान हो गया, ऐसी कुछ चीज़ों की हेल्प से वेरिफिकेशन किया जाता है। फिर माइक्रो ATM द्वारा आपके जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी परमिशन आपको मिल जाती है। इस पेमेंट सिस्टम की हेल्प से लोग अपने आधार नंबर के ज़रिए एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक में पैसे भेज सकते हैं या फिर ले भी सकते हैं। ये जो ट्रांजेक्शन्स है इनका ये सुरक्षित भी है क्योंकि ये बैंक की जानकारी नहीं मांगता है। और इसके अलावा इस ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए सिर्फ ज़रूरत होती है जो भी कार्ड होल्डर है, जो भी आपका अकाउंट होल्डर होता है उसके फिंगरप्रिंट की। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी परमिशन के बिना आपके खाते से ना पैसे जाएंगे ना ही आपके पास पैसे आएंगे। तो ये एक तरह से फुली सिक्योर्ड है। आपकी उंगली यानी कि आपका जो अंगूठा है जब तक उसका निशान नहीं मिलता है तब तक वेरीफाइड नहीं होता, तब तक पेमेंट ना जाता है और ना ही आता है। अब थोड़ा सा देखते हैं कैसे और कौन ले सकता है इस सर्विस के बारे में, जो भी कह सकते हैं कि इसके यूज़र कौन हो सकते हैं। तो इस समय पूरे देश में जो आपका डाक विभाग है आपको आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा का फ़ायदा सिर्फ वही ले सकते हैं, मीन्स कि इस सुविधा का जो फ़ायदा है कौन ले सकता है, जो खाता बैंक अकाउंट से लिंक है वही उनका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मीन्स IPPB, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी होना चाहिए। हर कोई नहीं ले सकता है। जिसका खाता जो है आधार कार्ड उसमें जुड़ा हुआ है और इसके अलावा IPPB बैंक में भी उनका खाता जुड़ा है तो वो जाकर के AEPS से पेमेंट करने के लायक है, अदरवाइज वो नहीं है। ऐसे ही खाता धारक पेमेंट कर सकते हैं ओके। और IPPB में जो जन धन खाता होता है इसके साथ साथ किसी भी बैंक के ग्राहकों को इंटर ऑपरेबल डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करता है, दैट इज कि वो उनको उनके घर तक जा कर के भी पैसे देने का सिस्टम सर्विस भी रखता है। तो ये कुछ बातें रही आपके आधार कार्ड इनेबल पेमेंट सिस्टम के बारे में। तो समझ में आ गया होगा आई होप। अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट में हमसे बताइए। मैं अपनी भरपूर कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर एक पॉइंट्स बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए। फिर भी कहीं भी कोई भी पॉइंट्स अगर रह जाता है, आपको लगता है कि अभी यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको जानना है, तो आप कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर वेबसाइट है, आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। आपके पास व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप डिस्क्रिप्शन से नंबर ले लीजिए, आप वहाँ भी डायरेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है सारे इशू आपके हम जल्दी जल्द सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज के लिए इतना ही। अभी यहाँ पर मैं आपके टॉपिक्स को क्लोज करती हूँ। अगले टॉपिक्स आगे चल के हम कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे हम देखेंगे कि आगे USSD हो गया, USSD का जो इस्तेमाल हो गया यानी कि कैसे इसका यूज़ करते हैं आप। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड्स के बारे में सीखेंगे, डेबिट कार्ड्स के बारे में सीखेंगे, ई वॉलेट्स क्या होता है इसे आप देखेंगे।
और आपका जो POS सिस्टम है इसके बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे। POS सिस्टम जो है वो सब कैसे किस किस चीज़ के लायक है, किस किस चीज़ में काम आता है, ऑनलाइन बैंकिंग जो होती है इसके बारे में, और आपका जो नेफ्ट है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं। इसके अलावा RTGS मीन्स कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के बारे में आप सीखेंगे, और आपकी जो RTGS होती है ये कैसे वर्क करती है, फिर इसके जो भी बेसिक स्टेप्स होते हैं गाइड करने के, वो सभी भी मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। तो फिलहाल के लिए आज हम यहाँ पर रुकते हैं। IMPS भी आपका नेक्स्ट टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक आई थिंक आपका जो होने वाला है, हाँ, आपका जो लास्ट टॉपिक है वो होगा ऑनलाइन बिल पेमेंट जो है उसके बेनिफिट्स। पहली चीज़ तो होते कैसे, फिर उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, और उसके जो भी फायदे नुकसान सभी चीज़ें। तो चलिए यहीं पर मैं रुकती हूँ। अगली वीडियो में आपको ये सभी टॉपिक्स धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी शेयरिंग से या फिर आपके लाइक से, आपके कमेंट से मोटिवेशन बढ़ता है, वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो प्लीज़ अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम भी आपको इसी तरह पढ़ाते रहेंगे, आकर के आपको जानकारी देते रहेंगे। ऑन टारगेट आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है।